वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट चार्टर को देखा था और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को देखा था, दो चीज़ों को। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क को देखेंगे और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस को कुछ देखेंगे और क्लोजिंग को, 3 प्रोसेस यहाँ देखेंगे। पिछले लेक्चर की एक बात मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। प्रोजेक्ट चार्टर में जो कंस्ट्रेंट्स और जो आपको रिक्वायरमेंट्स, जो स्कोप और जो लिमिटेशन आपको दी गई थी, उसको एज़ इट इज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करना। पीएमआई ये नहीं कहती आपने ब्लाइंडली जो आपको प्रोजेक्ट चार्टर दिया जाए उसको एज़ इट इज़ आपने एक्सेप्ट करना है। ऐसे नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले आपको उसी कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देखना है। आया आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो एडजस्टमेंट आपने प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले वो एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये आपका हेडेक होगा। जब प्रोजेक्ट आपने साइन कर लिया प्रोजेक्ट चार्टर, तो उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो ऑब्जेक्टिव्स, तो सब के सब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपकी लाइबिलिटी होगी। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आते हैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन में इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं एग्जीक्यूशन वाले, उसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसके अंदर जो इनपुट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो पीछे बन चुका है उसके सारे कंपोनेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आएंगे। अप्रूव चेंजेस आएंगी यहाँ पर, जो अप्रूव्ड होंगी वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अप्रूव चेंज कौन सी हैं, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, ये सारे इनपुट हैं। और प्रोजेक्ट की टूल टेक्निक्स जो है इसमें एक्सपर्ट जजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम और मीटिंग्स, और उसके जो एग्जीक्यूशन से हमारे पास डिलीवरेबल्स आते हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा आता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इश्यूज़ लॉग, चेंज रिक्वेस्ट वगैरह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट होगा, उसके कंपोनेंट्स भी अपडेट होंगे, और प्रोजेक्ट के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे अपडेट होंगे, और प्रोजेक्ट के जो एसेट्स हैं वो भी अपडेट होंगे इसके अंदर। एग्जीक्यूशन में जो मेन काम होता है वो हमें प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं वो हमें प्रोड्यूस करने हैं। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत हमने वो सारे डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस करने होते हैं एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। जब प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल्स हैं वो तो उसके जो अपने एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे वो होंगे, यानी कंस्ट्रक्शन में जितने इंजीनियर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर हैं, वो अपने अपने जो पार्ट है उसका वो प्ले करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरी टीम को मैनेज करेगा, पीपल को मैनेज करेगा। उसके साथ जो प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको साथ साथ एज़ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत उसको कंप्लीट करेंगे। वर्क परफॉर्मेंस जो है उसको देखा जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। चेंजेस कॉन्स्टेंटली आती हैं एग्जीक्यूशन, जहाँ जैसे ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा वहाँ से चेंज रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह अप्रूव करना है, जो प्रोसीजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसको जो भी उसकी कमिटमेंट थी स्केजूल के साथ, बजटिंग के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्वालिटी के साथ, और जितने भी नॉलेज एरियाज़ हैं उसके साथ जो हमने प्लान किया उन्हीं को मैनेज करना है एज़ पर प्लानिंग। अपने प्लानिंग से नहीं हटना। एग्जीक्यूशन में हमने प्रोजेक्ट का जो पूरा फोकस है एग्जीक्यूशन का, वो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और जितने भी प्लान के जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं उनके तहत उसको कंप्लीट करना है। एग्जीक्यूशन को हम यहाँ समराइज़ करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपके पास आया और अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट आई हैं, उसको हम लेकर आते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर। एग्जीक्यूशन के बाद राइट आफ्टर द एग्जीक्यूशन वी हैव न्यू चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, डिलीवरेबल्स आएंगे, इशू लॉग्स आते हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस पर बात की हुई है। इम्प्लीमेंट प्रीवियसली इम्प्रूव चेंजेस, जो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करना है। ये इसका आउटपुट होगा, ये इसका जो है फ्लो है एग्जीक्यूशन में। मैनेज नॉलेज एरिया, ये एक नया जो है प्रोसेस ऐड किया गया है इस एडिशन के अंदर। 6th एडिशन पिम बुक जो है 6th एडिशन, इसमें ये नया प्रोसेस ऐड किया गया है। इसमें नॉलेज को हम कैसे मैनेज करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। इनके जो इनपुट्स हैं सारे यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड भी सारे इनपुट्स हैं, टूल टेक्निक्स ये चीज़ें हैं, और आउटपुट जो उससे आएगा वो यही है, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको देखते हैं।
नॉलेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आती हैं हमारे पास नॉलेज। एक तो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, जिसमें आपके पास कंक्रीट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कोई डाटा है, इंफॉर्मेशन है, टेम्पलेट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ के कोई प्रोसीजर्स हैं, कोई, ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लिसिट नॉलेज में आती हैं, जो कि सिर्फ 5% है। जो 90% जो चीज़ है वो है टैसिट नॉलेज, जिसमें आपके एक्सपीरियंस, थिंकिंग, आपकी कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज़, कमिटमेंट्स, आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, आप उस नॉलेज को कैसे जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेन चीज़ जो है हमारा, जो यहाँ मेन मकसद होता है, ये सारी चीज़ तो आपको इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन असल में इसको कंक्लूड करके आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपकी एबिलिटी पे आ गई। ये टैसिट नॉलेज है, और हमारा इस पूरे जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हमने इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कैसे ट्रांसफ़र करना है। इस में एक पिक्चर है आइसबर्ग की, जिसका जो ऊपर का हिस्सा है वो 5% और नीचे का हिस्सा 95% जो है जो यहाँ पर है। तो हमने एक्चुअली इस नॉलेज को कैप्चर करने की कोशिश करनी है इस प्रोसेस में। नॉलेज मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ है, हमने कोई कोलैबोरेशन और शेयरिंग ऑफ नॉलेज का कोई सेंट्रलाइज कोई टूल होना चाहिए, हमारे पास मैकेनिज़्म होना चाहिए। हम उसको किस तरह दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उसी की बेस पे हमारी प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर वो नॉलेज हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारे सक्सेस रेट जो है वो डाउन हो सकता है, उसमें जो क्वालिटी होगी वो भी डिक्लाइन हो सकती है। हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसमें टैसिट नॉलेज की जो शेयरिंग है वो कैसे करेंगे, उसको आपने शेयर करवाना है, उसको हमने कराना है डिस्कशन फॉरम से, इंटरेक्टिव इवेंट्स के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कोई सिस्टम है उसके थ्रू मीटिंग्स करवाएं। और इस तरह के मज़ीद टूल हम आगे भी देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ साथ इसमें एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझूंगा, कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो हैं वो बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंडिकेशन करती हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा, कॉन्स्टेंट मीटिंग्स भी नहीं होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा सिस्टम, ऐसी एनवायरनमेंट डिज़ाइन करे जिसमें टैसिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। इंफॉर्मेशन हमने शेयर भी करनी है, कलेक्ट भी करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ हमारे पास लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। जब आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने लॉ इन्फोर्समेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डाटा आपने पब्लिक अवेलेबल कर दिया, या बैंकिंग का कोई इंफॉर्मेशन जिसमें क्लाइंट की सारी इनकम जो थी, उनकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटस थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आप पब्लिकली अवेलेबल कर रहे हैं। इसको बिल्कुल, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना है, लेकिन किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को, किसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ये जो प्रोसेस है इसमें आपको ग्रेटली फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एक अलग प्रोसेस है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। उसमें हमने कहा था कि सारी टीम को एक पेज पर एक ही वर्जन पे कैसे रखना है, उसका कोई प्लान होना चाहिए, आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। वो भी हम इसी नॉलेज एरिया में, इसी जगह पे हम उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूशन से जो आपके पास डिलीवरेबल्स आ रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसका स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि आपके जो पीछे एग्जीक्यूशन है वो किस लेवल पर है। वो एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। इसको आपने, ये जो डिलीवरेबल्स हैं ये आपके लिए मेन इंडिकेशन है इस नॉलेज एरिया के लिए। आपने इन्हीं डिलीवरेबल को उठाकर उसका एनालिसिस करके उसकी परफॉर्मेंस को देखना है कि पीछे टीम जो है, जो काम है, उनकी क्वालिटी का लेवल क्या है, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। जैसे मैंने बात की थी कि ये इन्फॉर्मेशन आपने कैसे शेयर करनी है, ट्रेनिंग्स करवाइए, सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप कराएं। वर्क शेडोइंग एक्चुअली ऑब्जर्वेशन होती है कि आप टीम मेंबर्स को एक टास्क देते हैं, एक एक्टिविटी देते हैं कि आपने 2 दिन या 3 दिन आपने इस टास्क को, कैसे ये बंदा जो एक्सपर्ट है उसको किस तरह परफॉर्म कर रहा है, आपने ऑब्ज़र्व करना है। एक्चुअली ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन भी इसको कहते हैं, एक साइंस की ब्रांच है, मैनेजमेंट की ब्रांच में हम इसको भी अप्लाई करते हैं। एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन कीजिए, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, सोशल नेटवर्किंग आर द टूल फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। इसके साथ हमारे पास जो नॉलेज एरिया है, इसको
अगर हम इसको शेयर करेंगे तभी हमारी टीम जो है मोर प्रोडक्टिव होती जाएगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज़ है उसको हम इफ़ेक्टिवली कंप्लीट अचीव कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज एरिया, इसमें पीएमआई ने ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दिया कि आप जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, टैसिट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिए। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसको डिस्कस करेंगे कि जो आपकी प्रोजेक्ट टीम है उसकी इम्प्रूवमेंट और उनकी जो परफॉर्मेंस, जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट मैनेजर पे होती है। आपने उनको कैसे डेवलप करना है उसके लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जिसका एक पार्ट यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इस प्रोसेस के अंदर हम इस नॉलेज एरिया के अंदर यहाँ हम डिस्कस करते हैं। लेसन लर्न, इस जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज जो है, इसके अंदर लेसन लर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम काफ़ी जगहों पे एज ए इनपुट देखेंगे और काफ़ी जगहों पे ये आउटपुट भी आता है। लेसन लर्न, व्हाट वाज डन राइट, व्हाट वाज डन रॉन्ग, जो पीछे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जो हमसे जो गलतियाँ हो चुकी हैं या हमने कोई उसमें अच्छा काम किया था, अच्छी चीज़ हमने देखने में आई है, आप पहले उस चीज़ को उठा लीजिए। हमारे इश्यूज़ क्यों आकर हो रहे हैं, चेंज रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही हैं, पीछे वर्क अराउंड्स, वेरिएंस को अलाइन करने के लिए जो वर्क अराउंड्स किए गए थे वो क्या थे, री एस्टीमेटिंग जो हुई उसकी रीज़न क्या थी, कितनी री एस्टीमेट, किस लेवल पे री एस्टीमेट हुआ है, प्रिवेंशन कोरेक्टिव एक्शंस जो हो चुके पहले उन सबको उठाना और जो एग्जीक्यूशन में करंट टाइम पे मेरे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है लेसन लर्न कहलाता है। न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढिए, न्यूली डेवलप प्रोसेसेस देखिए अपने फंक्शंस के अंदर, अपने प्रोडक्शन में, और ऐसा तरीका देखिए कि आप इसमें अपने वर्क को अच्छे तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी टीम की इंटरपर्सनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, इसको अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास पुराना रिकॉर्ड था, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आपने कंपनी से लिए जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में जो आपको फैसिलिटेट करें। अब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो आपके प्रोजेक्ट से लेसन लर्न आ रहे हैं जो कि आपको भी रिवर्स में बाउंस बैक करके आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपके लेसन लर्न, आपने ऑर्गेनाइजेशन के लेसन लर्न भी लिए और अपने प्रोजेक्ट के भी उठाए। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो लेसन लर्न आपके प्रोजेक्ट के हैं उसको अपने करंट प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी टीम के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स कंपनी से लिए थे वहीं पे उनको वापस बैक करने हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ये इसका एक फ़्लो होता है। कंपनी से लेसन लर्न आपने लिए, आपने उनसे फ़ायदा उठाया, फिर अपने प्रोजेक्ट से जो लेसन लर्न जो हमने लिए उसको अपने प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद करंट प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट कीजिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो उधार आपने लिया था वो उनको वापस कीजिए। ये एक पूरा प्रोसेस होता है लेसन लर्न का। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का इनपुट्स जो है वो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख लीजिए सारे इनपुट्स। ये टूल टेक्निक्स हम देखेंगे, अभी डिस्कस करते हैं, और ये उसके आउटपुट आ जाएंगे। इन पिक्चर को आपने याद नहीं करना, आप याद कोई करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको उसकी लॉजिक समझना ज़रूरी है। जब भी कोई किसी प्रोसेस ग्रुप का कोई किसी भी नॉलेज एरिया का कोई प्रोसेस आता है तो उसके इनपुट, टूल टेक्निक, आउटपुट आप याद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लॉजिक ज़रूर समझ लीजिए कि इनसे कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं, और वो ये आपको स्टडी के साथ और मज़ीद इसको रिपीट करने के साथ साथ आपको आसान हो जाएगा इस पे काम करना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन जो है वो हम कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं एक्चुअल और फॉरकास्टेड परफॉर्मेंस को। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए हम फॉरकास्टिंग करते हैं। ये मेन काम इसमें यही किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टार्ट से लीजिए, इनिशिएशन से जाएगा और क्लोज तक जाएगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक डायग्राम देखा था जिसमें प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है 0 पॉइंट से और टिल द प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी लेवल तक जाती है। अब वो पिछले लेक्चर में वो डायग्राम भी देख सकते हैं, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था इसको। अब दूसरी चीज़ है कि वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसको हम परफॉर्मेंस को, इंफॉर्मेशन को उठाते हैं और उसकी बेस के ऊपर इंडिविजुअल नॉलेज एरिया पर उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है
उसमें हमने बेस लाइन्स को कैसे एडजस्ट करनी है। जैसे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम पर, रन टाइम पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपके पास आता है, उसको एनालाइज करके हम वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम रिवर्स जाते हैं प्लानिंग के अंदर, रिवर्स हम जाते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर, जहाँ पे हम इंडिविजुअल नॉलेज एरिया और बेस लाइन्स को उसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी बात की कि दिस प्रोसेस इंक्लूड एनालाइजिंग, ट्रैकिंग रिस्क, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़। ये जो आगे नॉलेज एरिया आ रहे हैं उसमें हमने इंडिविजुअली हम प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के ये प्रोसेस देखेंगे, लेकिन इसमें मेजॉरिटी हम क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ देखते हैं और प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स होते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको हम जज करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। जो करेक्टिव एक्शंस जो हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस देखा जाएगा। इसमें भी एक दो चीज़ें, एक है आगे मैं आपको किसी डायग्राम में दोबारा मेंशन करूँगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप ये खुद से एक अलग प्रोसेस ग्रुप्स है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो अभी हम मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क बता रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन का पार्ट है। एग्ज़ाम में इन दो टर्म्स को ज़रा काफ़ी एहतियात से देखिएगा, आया वो प्रोसेस ग्रुप की बात कर रहे हैं या प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इंटीग्रेशन के पार्ट को चेक करना है। अगर पूरे प्रोसेस ग्रुप को देख रहे हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो पूरे प्रोसेस ग्रुप में जितने प्रोसेस आ रहे हैं उन सब को देखना, उन सब ये उसकी बात कर रहा है। तो ये दो चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है एग्ज़ाम में। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि चेंजेस एग्जीक्यूशन के राइट आफ्टर द एग्जीक्यूशन वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ चेंजेस। चेंज रिक्वेस्ट तो आएंगी, ये तो इनएविटेबल है। तो इस प्रोसेस में हमने वो चेंज रिक्वेस्ट आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और एक और ज़रूरी बात कि ये चेंज रिक्वेस्ट ज़रूरी नहीं कि आपके टीम मेंबर या स्टेक होल्डर्स या स्पॉन्सर या आउटसाइडर्स या वेंडर्स या आपके कोई दूसरे जो स्टेक है वहाँ से जनरेट हो। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जितनी भी परफॉर्मेंस जो डाटा आ रहा है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको कहीं पर लगता है कि मुझे प्रोजेक्ट को किसी जगह पे चेंज करना चाहिए तो आपको ही चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम PMI कि प्रोजेक्ट मैनेजर खुद चेंज रिक्वेस्ट करे, बजाय इसके कि वो आगे किसी का इंतज़ार करे कि कोई टीम मेंबर या कोई स्टेक होल्डर या कोई स्पॉन्सर उसको जाके इनिशिएट करे चेंज रिक्वेस्ट को। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ही ने चेंज को इनिशिएट भी करना है, उसको अप्रूव्ड या रिजेक्ट या एडजस्ट जो भी तरीका होगा वो हम आगे जाके देखते हैं चेंजेस को कैसे हैंडल करना है, उसको फ़ौरन टैकल कीजिए। इसकी टेक्निक्स देखते हैं। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स में आपके पास जब डाटा आता है तो उस पर हम एनालिसिस करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस जो हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और इसको एनालिसिस की किया जाता है कि प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंटेड व्हेन डेविएशन आकर, जैसे ही कोई डेविएशन आता है, डेविएशन से मेरा ये मतलब है कि आपकी जो प्लान वैल्यू थी और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें डिफरेंस, कंसिडरेबल डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, तो वहाँ पे आपने करेक्टिव प्रिवेंशन एंड एक्शंस आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करने, वो अल्टरनेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पे हम डिटेल से बात करेंगे जब तीन हमारे पास नॉलेज एरिया कवर हो जाएंगे, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। तो कॉस्ट के आखिर में हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पे डिटेल से बात करेंगे, जो कि तीनों की जो एक परफॉर्मेंस बेसलाइन होती है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन, इन तीनों की बेसलाइंस को मिला के जो एक चीज़ बनती है उसको हम एनालाइज करेंगे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर। रूट कॉज एनालिसिस देखा जाएगा, डेविएशन की मेन रीज़न क्या थी, क्या वजह है, रूट कॉज एनालिसिस में होता है। ट्रेंड एनालिसिस में हम पास्ट के जो डाटा होता है उसको उठा के हम फॉरकास्टिंग करते हैं कि अगर इसी तरह परफॉर्मेंस रही तो आइंदा आने वाले 2 या 4 महीने में या अगले 2 या 3-4 साल में हमारी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ जा सकती है। फॉरकास्टिंग के ट्रेंड एनालिसिस में किया जाता है और हमें जो क्रैक्स हैं वो देखे जाते हैं कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं।
हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर अगर उसमें कोई हाई फ्लक्चुएशन है परफॉर्मेंस के अंदर तो किस वजह से, तो ज़रूर उसमें आपने कोई क्रैक्स आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे आपके प्लान से हट के कोई काम किया जा रहा है। क्रैक्स का मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके प्लान से हट के कोई काम किया जा रहा है जो कि ना डॉक्यूमेंटेड है और ना विजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको कहते हैं क्रैक्स। ये इसकी टर्म है PMI की। वेरिएंस एनालिसिस कीजिए, डिफरेंस देखें प्लान वैल्यू में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस है उसको वेरियस एनालिसिस कहते हैं। और दूसरा इसमें जो टूल टेक्निक होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और एक मीटिंग होती है। इन चीज़ों को, ये सारे जो टर्म्स हैं एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, रेंडमली ये कॉइन किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर वो ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहा है, वेरियस एनालिसिस की बात कर रहा है, अल्टरनेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का। इसके इनपुट्स आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे सारे इनपुट्स हैं, ये देख लीजिए। टूल टेक्निक्स के ये वाली सारी चीज़ें आएंगी और उसका जो आउटपुट है वो इस तरफ है। ये इसके ये जो इनपुट टूल टेक्निक आउटपुट ये हमने देख लिए। इसमें मेन चीज़ होती है इसके प्रोसेस प्रोसीजर को समझना कि आया इसके अंदर हम क्या मसला क्या चीज़ इसके अंदर ज़रूरी है। देखिए हमने एक चीज़ हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। मैं चाहूँगा कि आपको दोबारा उसको शो करूँ, लेकिन शायद ये अभी ओपन नहीं हो रही। मैं आपको दोबारा इसको किसी टाइम पे देख लेते हैं इसको, अगले लेक्चर में हम इस पर फिर बात करेंगे। चेंजेस मैंने आपसे पहले पिछले लेक्चर में बात की थी, जितना इनिशियल स्टेज में आप चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं उतना आपको लेस कॉस्ट ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट मैच्योरिटी लेवल पे पहुँच जाता है तो फिर क्या होगा कि एक छोटी सी चेंज भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट सफ़र करनी पड़ेगी उस चेंजेस के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप चेंजेस जो हैं शुरू लेवल पे डिस्कवर कीजिए, जहाँ पे आपको कॉस्ट कम पड़ेगी और जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँच जाए वहाँ पे आपको एक मामूली चेंज भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। एक चीज़ तो याद रखिएगा, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये अपना कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रखिएगा। जैसे हमने बताया कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, एनालाइजिंग चेंज इम्पैक्ट ग्रेटली रिड्यूस द पोटेंशियल। शुरू की चेंजेस जितनी रिक्वेस्ट आपके पास आए शुरू में, वो आपके लिए, आप उसको मोस्ट वेलकम कीजिए, उसको समझने की कोशिश करें। वो आपके प्रोजेक्ट को फेल होने से बचाएगा। शुरू में ही सारी चेंजेस को उठाइए और कोशिश कीजिए कि सारी चेंजेस आपके सामने आ जाएं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जैसे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में आपने अपनी टीम को एक ही सिंगल पेज पे एक ही वर्जन पे लेकर आना है, अदरवाइज़ इससे कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपका। जैसे हमने बात की कि टीम इज़ वर्किंग ऑन करंट एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में प्लान परफॉर्मेंस बेसलाइन, वही इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वाली बात हमने यहाँ पे की है। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही हैं, कॉन्स्टेंटली, अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ पूरा या एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और आपके पास चेंजेस आनी शुरू हो गई कॉन्स्टेंटली, तो आपसे दो मेजर गलतियाँ हो सकती हैं, पॉसिबल है। एक तो ये कि आपका प्रोजेक्ट चार्टर ही आपने सही से डॉक्यूमेंटिंग किया, आपने इस एरिया पे सही से काम नहीं किया, इस एरिया प्रोजेक्ट चार्टर में। और दूसरी चीज़ ये कि आपने काफ़ी पहले ही उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को फिनिश कर दिया, उसको जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो सही से एक्सेप्ट नहीं किया गया। दो मेन रीज़न हो सकती हैं। तो इसको आपने फ़ौरन देखना है कि आपकी चेंजेस किस वजह से आ रही हैं। आप देखें चेंज के इम्पैक्ट को आप एवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं। जब तक आपके पास एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो आप उसके इम्पैक्ट को तो एनालाइज नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि इसका कितना इम्पैक्ट मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बढ़ने वाले। तो एक चीज़ आपके पास, सबसे पहले चीज़, किसी भी चेंज के इम्पैक्ट को जज करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए एक रियलिस्टिक और जो अप्रूव्ड और रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना आपके पास ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप दोनों एक अपने मैच्योरिटी लेवल पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट दोनों होने चाहिए। अगर कुछ कमी आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आई, आपने यहाँ पे सही काम नहीं किया या प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट के स्कोप में काम नहीं किया, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंट चेंजेस।
फ्रीक्वेंट चेंजेस ना आपको परेशान करेंगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। की पॉइंट्स देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपने शुरू में ही जितना पॉसिबल हो सके सारी रिक्वायरमेंट्स, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने चेंजेस को कैसे कंट्रोल करना है। रिपीट करता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने चेंज रिक्वेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। उसके कुछ की पॉइंट्स मैं उसकी पूरी समरी आपको बताना चाह रहा हूँ। ये अलग से चैप्टर हैं, अलग से आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको समराइज़ करता हूँ। एक तो ये सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सारी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, सारे स्टेक होल्डर से 360 रिव्यू कीजिए। चेंज मैनेजमेंट आपका तब कंट्रोल आएगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट में ठीक से काम करेंगे। जब हम रिस्क मैनेजमेंट को जब हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तब आपको इस बात की सही से समझ आएगी। आपके चेंजेस को रोकने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने कॉस्ट के स्केजल के रिजर्व्स रखिए। रिजर्व्स हम स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, स्केजल में भी और उसको बजटिंग में, कॉस्टिंग में भी हम रिजर्व्स को पढ़ेंगे, देखा जाएगा। चेंज रिक्वेस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, उसका कोई प्रोसेस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कोई प्रोसीजर ज़रूर होना चाहिए। रैंडमली चेंज रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए, कोई प्रोसीजर रखिए, और जो प्रोसेस आपने रखा है उसको फॉलो भी करवाइए, उसको इन्फोर्स कीजिए सब पर। कोई टेम्पलेट होना चाहिए चेंज रिक्वेस्ट का। चेंज रिक्वेस्ट किस तरह आएगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, टेम्पलेट क्या होगा, उसको भी देख लीजिए, वो भी आप देख लें। कौन आपकी चेंजेस, कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अथोराइज नहीं होता अक्सर जगह पे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ। क्लियरली मेंशन करेंगे चेंज रिक्वेस्ट को कौन अप्रूव करेगा। तो चेंज कंट्रोल बोर्ड एक आपको कॉल करना होता है। ये क्लियरली मेंशन कीजिए अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट में कि चेंज कंट्रोल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस लेवल का। अभी मैं बात करूँ, एक चीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से थोड़ा सा प्रोजेक्ट वेरिएंट कर रहा है, कुछ वेरिएंस आ रहा है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो वर्क अराउंड्स कर सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट चार्टर को चेंज करने की, कंप्लीट प्रोजेक्ट चार्टर को या कंप्लीट प्रोजेक्ट स्कोप को या प्रोडक्ट स्कोप को चेंज करने की, उसके लिए वो ऑथराइज नहीं होगा। उसके लिए एक चेंज कंट्रोल बोर्ड डिज़ाइन कीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि कौन अप्रूव करेगा चेंजेस को। जैसे मैंने कहा, एक्सेसिव चेंजेस की तरफ नज़र रखिए, ये एक इंडिकेशन होता है। अगर एक्सेसिव चेंजेस आ रही हैं तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर टू जस्ट रिकमेंड अ टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को फ़ौरन टर्मिनेट कीजिए, रीडिज़ाइन कीजिए प्रोजेक्ट चार्टर को फ़ौरन। आपके जो एग्जीक्यूशन से जो फेज़ चल रहा है उसको सीधा ड्रैग कीजिए क्लोजर फेज़ के ऊपर, अगर एक्सेसिव चेंजेस आ रही हैं। अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा प्रोजेक्ट मैनेजर के कैरियर को भी और प्रोजेक्ट को भी, दोनों को। अप्रूव्ड चेंजेस जो आई हैं आपके पास, आपने उसी को इंटीग्रेट करना है बेसलाइन में, जो अप्रूव्ड हो जाएगी। और जो नहीं हुई, जो पेंडिंग है इनके स्टेटस, चेंज लॉग्स बनाइए, उसके अंदर हम उसके चेंजेस एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई या पेंडिंग है या उसको पोस्टपोन किया गया है, जो भी इसका स्टेटस है, चेंज रिक्वेस्ट लॉग्स में हम उसको रखेंगे। अभी देखें, इस चेंजेस के काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। पूरे प्रोसेस को समझने की हम कोशिश करते हैं, चेंजेस के साथ हमने कैसे डील करना है। पहले कोशिश पूरी होगी कि आपने प्रिवेंट करना है रूट काजेस ऑफ चेंजेस को। जैसे हमने पीछे बात की, आपने आइडेंटिफाई करना है कि लैग कहाँ पे हुआ है, कौन सी चीज़ मुझसे मिस हो रही है जहाँ से चेंज रिक्वेस्ट आ रही है। आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज, जैसे मैंने कहा था कि जितना जल्दी आपका जो चेंजेस डिस्कवर हो जाए वो आपके लिए बेहतर है। जितना डिले होगा वो क्रूशल होगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। जब चेंज आ रही है तो आप उसके इम्पैक्ट को एवेल्यूएट कीजिए, आप उसको देखिए इसका कितना इम्पैक्ट होगा। चेंज रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए, चेंज मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करते हुए चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करें। अब इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल की तरफ आते हैं, उसके जो प्रोसेस है देखिए, एसेस करें चेंज को, ये चेंजेस किस चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट चार्टर को कर रहा है या उसका कोई रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है। देखें, दो चीज़ें हैं। अगर हमने रिज़र्व रखा था, रिस्क रिज़र्व, अगर ये चेंज मेरे उस रिज़र्व को कॉल कर रहा है तो ये इस एरिया में आता ही नहीं है, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में तो वो आएगा ही नहीं। एक चीज़ तो याद रखें। और एक चेंज रिक्वेस्ट आ रही है जो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर भी मेंशन नहीं है,
उसका कोई लेना देना ही नहीं मेरे प्रोजेक्ट से। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूँ, हमारे नेटवर्क के एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। नेटवर्क प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट के साथ वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें जो लाइटिंग है, फ़ैन की जो इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, वो भी आप करके दें। तो ये डेफिनेट ये चीज़ मेरे प्रोजेक्ट चार्टर से भी बाहर निकल रही है। तो ये एक इंडिकेशन होती है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्रोजेक्ट चार्टर्स के अंदर जो चीज़ नहीं है वो खुद से एक अलग प्रोजेक्ट इनिशिएट कीजिएगा। वो आपका वो कंसर्न ही नहीं, ऐसी कोई चेंज आपका कंसर्न नहीं होगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वो चेंजेस जो आपके चार्टर में नहीं आती वो खुद से एक अलग प्रोजेक्ट होगा, वो आपका प्रोजेक्ट नहीं है, उसको आपने टोटली इग्नोर करना है। और अगर किसी चेंज के लिए आपने ऑलरेडी रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में उसके रिजर्व रखे हुए थे तो वो भी चेंज रिक्वेस्ट में नहीं आएगा, वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान की तरफ जाएगा, आपने उसको उस तरह डील करना है। अब चेंज आपके पास आई तो आपने ऑप्शन आइडेंटिफाई करने, अब उसको कैसे आपने उसको जब एक्सेप्ट करेंगे आप चेंज तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमने कर रही हैं, हमने थ्रेट्स को डिक्रीज़ करना है और अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करना है। इसमें कौन कौन से टूल और टेक्निक्स आएंगी वो भी हम स्केजल में भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्केजल रिक्वेस्ट आई है, किसी भी स्कोप की वजह से आपको स्केजल जो है कंप्रेस्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है मुझे अपना प्रोजेक्ट 2 वीक पहले कंप्लीट करके दो, 2 वीक पहले कंप्लीट, और वो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर दी गई है। तो आप उसके बेस्ट ऑप्शन देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से टूल जो ऐसे कौन सा तरीका जिससे हमारे थ्रेड्स मिनिमम लेवल पे जाएं और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाए। वो हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ चेंजेस का। यहाँ पे आके या तो चेंज अप्रूव्ड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो किसी भी स्टेट पे ले जाएंगे इसको। चेंज मैनेजमेंट प्लान, जैसे मैंने कहा चेंज रिक्वेस्ट के साथ ही चेंज जो लॉग है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है विद रीजंस कि ये इस चेंज के स्टेटस क्या है और किस वजह से ये सस्पेंड या रिजेक्ट या अप्रूव हुआ था। चेंजेस के फ़ौरन बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके डॉक्यूमेंट्स और बेस लाइन्स को एडजस्ट करना है, रिवाइज करना है, फिर से देखना है और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करनी है, कम्युनिकेट द चेंज इम्पैक्ट। तो वो स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस के प्रोसेस में हम देखेंगे और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में देखेंगे। और अब जो हम प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे वो रिवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, रिवाइज करेंगे और अपनी टीम को लेटेस्ट वर्जन पे रखें। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जो लेटेस्ट वर्जन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, आपको उसी को एग्जीक्यूट करना है। क्लोजर फेज़, क्लोज में हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं या फेज़ को क्लोज कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर सेम इसी तरह ही है। ये सारे इनपुट लिए जाएंगे क्लोजर फेज़ के लिए और उसमें टूल टेक्निक्स ये वाली जो इस्तेमाल होंगी, कुछ को तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी और कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे और उसका आउटपुट होगा वो ये चीज़ें आएंगी। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्लोज एक्टिविटीज़ में आपने मेक श्योर कीजिए कि जो फाइनेंशियल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितना भी वर्क है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज से पहले ये चीज़ें देख लें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई या नहीं हुई। फॉर्मल कंफर्मेशन लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीट हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पिछले जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लिए गए हैं। जो आपका प्रोडक्ट था प्रोजेक्ट का उसकी एक्सेप्टेंस आपने ले ली है, फाइनेंशियल क्लोजर्स हो चुके हैं, इसके अंदर आपने अपना प्रोडक्ट हैंड ऑफ कर दिया क्लाइंट को और क्लाइंट का फीडबैक भी ले लिया आपने प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। उनका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने लेसन लर्न में बात की थी कि ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का, क्लाइंट का फीडबैक लेना भी। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग पे काम कर ली आपने, कंप्लीट कर ली परफॉर्मेंस पे, जितने रिकॉर्ड से इंडेक्स कर लिए, रिकॉर्ड कर दिए, आर्काइव हो चुका, लेसन लर्न ले लिया और नॉलेज डेटाबेस हमने अपडेट कर दिया। और उसके बाद हमने इस अपने प्रोजेक्ट को या फेज़ को क्लोज़ करना है। अब इसमें एक प्रोसेस आएगा स्कोप मैनेजमेंट में, वैलिडेट स्कोप। वैलिडेट स्कोप के काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है क्लोज प्रोजेक्ट फेज़ के, उसमें भी तकरीबन हम यही इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है, आपने वैलिडेट के अंदर जो इंटरम डिलीवरेबल्स होते हैं, इंटरम डिलीवरेबल्स, हमने इसी प्रोसेस को इंटरम डिलीवरेबल्स में करते हैं। जैसे हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्कोप मैनेजमेंट में कि जितना हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर सेगमेंट में एक माइलस्टोन रख के उनके इंटरम डिलीवरेबल्स को हम कंप्लीट करने के बाद इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं सेम।
लेकिन वो इंटरम डिलीवरेबल्स के लिए, लेकिन ये जो फेज़ है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट या कंप्लीट फेज़ को देखने के लिए। बाकी तकरीबन रिजेंबलेंस में इनमें सेम है, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस जो मैंने आपको बताया इसका ख्याल रखिएगा उसमें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं अगेन रिकमेंड ये करूँगा कि जितने भी आने वाले नॉलेज एरियाज़ हैं आप सबसे पहले उनको अच्छे से डिस्कस करें, स्टडी कर लें, उनको अच्छे से देखें, और इसको यहाँ पर जहाँ जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की ये एक दफ़ा देखकर, और आखिर में जब सारे आप कंप्लीट कर लें स्टडी तो इसी चैप्टर पर दोबारा आइएगा, तो जो बातें मैंने की हैं वो आपको उससे उस पहले से ज़्यादा सही तरीके से समझ आएंगी। होपफुली इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।